Students of 8th class, this is Mukhtar sir with the topic formation of erstwhile Jammu and Kashmir state and the Dogra rule। हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के फॉर्मेशन और डोगरा रूल के बारे में। ये हिस्ट्री का चैप्टर है और हम इसको दो पार्ट्स में याद रखना। वी विल कंप्लीट दिस वेरी लेसन इन टू पार्ट्स एंड दिस इज पार्ट नंबर 1। शुरुआत में आपको बता देते हैं, इन दिस वेरी चैप्टर वी विल डिस्कस सम हिस्टोरिकल इवेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन 19th and 20th सेंचुरी विद इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और एट द सेम टाइम हम बात करेंगे कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फॉर्मेशन हो जाती हैं और इसके अलावा किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट इंटरवीन करती हैं, हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एंड द सेम टाइम वी विल आल्सो टेल यू व्हाट आर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द डोगरा रूलर्स, वो हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जो ही आपके जहन में फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट की कैसे बना, तो इसका नाम सुनते ही आपके जहन में ये आता है ना, ये भाई साहब वेरी गुड, ये महाराजा गुलाब सिंह की फोटो है। तो महाराजा गुलाब सिंह जो थे ये 1792 में पैदा हो जाते हैं। डोगरा राजपूत फैमिली जो मयान किशोर सिंह था उसके घर में पैदा हो जाता है। इनकी एक जागीर थी अंद्रिव जिसको कहा जाता है, जो कि सांबा में थी, ठीक है। और इन्होंने जो है छोटी सी जागीर थी इनकी। इसके बाद इन का जो है वो सिख आर्मी में, इनका सिख कोर्ट में ये पहुंच जाते हैं। ये गुलाब सिंह एक सोल्जर से, एक सिपाही से लेके किस तरह से ये जागीरदार बन जाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी जहानत बहुत ज़्यादा थी। ये बहुत चालाक इंसान था जिसकी वजह से एक सिपाही से लेके एक जागीरदार बन जाता है। और अल्टीमेटली जस्ट इमेजिन इन 1822 द पावरफुल राजा ऑफ पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने इसको राजा ऑफ जम्मू बना दिया। एक सोल्जर राजा बन जाता है, ये आप सोच सकते हैं सर। बट हिस्ट्री जो है वो अपने फेजेस चेंज करती रहते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब इन 1839 1839 में उसकी डेथ हो जाती है, विच लेड द वे टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज इन द पंजाब में पूरी तरह से इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जिसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ फैक्शनल वार्स हो जाते हैं, फाइटिंग्स हो जाते हैं और पूरा जो सिख एडमिनिस्ट्रेशन है वो तितर बितर हो जाता है। इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी टेरी जो महाराजा रंजीत सिंह के इसमें थी, कंट्रोल में थी, वो उनके कंट्रोल में आ जाए और वो इनको सप्रेस करने की में लग जाते हैं। जो बाकी सारे लोग थे, जो क्लान्स बने हुए थे रंजीत सिंह के बाद, क्योंकि बट गया था ये पूरा सिख किंगडम, अब इन्होंने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वार हो जाती है 1846 में। 1839 में रंजीत सिंह मार जाता है, इनका इस पूरे इलाके को कंट्रोल करने वाला। लेकिन कुछ ही साल 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हो जाते हैं, जिसमें पूरी तरह से सिख किंगडम बर्बाद हो जाती है एंड ब्रिटिशर्स बिकम द विक्टोरियस, ठीक है सर। अब इन जंग के बाद या उसके बाद सबरन जो जंग हो जाती हैं, एंग्लो सिख वार जो होती हैं फरवरी 10 1846 को, इसका नतीजा ये निकला कि दो बड़ी हिस्टोरिकल ट्रीटी सामने आ जाते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये दोनों 1846 में हो जाते हैं, इनमें सिर्फ 7 दिन का फर्क रह जाता है। अब गुलाब सिंह के बारे में यहाँ पर बताऊं, उसके बाद ये ट्रीटी भी आगे डिस्कस करेंगे। गुलाब सिंह पहले ही जान गया था कि इस वार का जो है रिजल्ट वो क्या निकलने वाला है, इसके जो खतरनाक नताइज निकलने वाले हैं इस एंग्लो सिख वार के, वो उसको पहले से पता था। और कुछ हिस्टोरियन ये भी बताते हैं कि गुलाब सिंह ने सीक्रेटली एंग्लो सिख वार में ब्रिटिशर्स की मदद की थी, उसके बदले उससे क्या मिलने वाला था वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये भी कुछ बताते हैं कि वो चाहता था कि ब्रिटिशर डोमिनेट हो जाए, वो जीतें। क्यों? क्योंकि वो इलाका जो उसके कंट्रोल में था वो इसको बाज़ाब्ता कंट्रोल कर सके। अभी वो रंजीत सिंह के कंट्रोल में था, अब वो चाहता था कि पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो जाए। तो जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने भी गनीमत समझा, क्योंकि उनका भी एक कारण था, एक रीज़न था इस गुलाब सिंह को बनाने का, वो अभी हम देख सकते हैं। अब ये जो एंग्लो सिख वार हो जाते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, तो इसके बाद जो क्लान्स थे वो मिलजुल के ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं मार्च 9 1846। ये वो ट्रीटी ऑफ लाहौर जो सिख्स और ब्रिटिशर्स के बीच हो जाते हैं। इसके तहत जो टेरिटरीज हैं सिख्स की वो ब्रिटिशर्स के पास चली जाती हैं बहुत सारा, और इसके बदले और इसके साथ साथ इनके ऊपर जो है जुर्माना आयद किया जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से कि आपको हमें 1.5 करोड़ रुपए देना है। ओके,
कितना 1.5 करोड़, जो कि उनके पास नहीं था। नदीनी की हालत में दे वर आस्क्ड यू हैव टू सीड द टेरिटरीज बिटवीन बीज एंड द इंदस, दरियाई इंदस और दरियाई बी के दरमियान जो पूरा इलाका है वो अभी आपको हमें देना होगा। तो मजबूर थे और कि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। ये पूरा इलाका राजा रंजीत सिंह के कब्जे में हुआ करता था। अब हुआ ये कि गुलाब सिंह जो था इसने पहले से ही एक अच्छी एसोसिएशन इन ब्रिटिशर्स के साथ बनाई हुई थी। गुलाब सिंह इनका फेवरेट था। अब ब्रिटिशर्स ने ये सोच लिया था कि हम इसको बफर जोन में रखेंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो था, अफगान जो थे उस साइड से और रशियन जो उस साइड से, उनका एक खतरा रहता था ब्रिटिशर्स के लिए। तो इन्होंने बीच में बफर जोन में सोचा कि हम नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो इलाका है ये किसको दिया जाएगा, शाबाश, पंजाब वगैरह कश्मीर वगैरह, ये किसको दिया जाएगा, ये गुलाब सिंह को दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से तो नॉर्थ वेस्टर्न से ये खतरे जो है अफगान और रशियंस की सूरत में, इनसे ब्रिटिशर्स बचे रहे। ठीक है, इस वजह से इनको एक लॉयल पर्सन की जरूरत थी जो इनको गुलाब सिंह की शक्ल में मिल जाता है। ठीक है सर, ये आप याद रखेंगे। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद 7 दिन के बाद 16 मार्च 1846 को महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के दरमियान ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाती है, जिसमें 75 लाख के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने वो सारी टेरिटरी जो सिख से उन्होंने हासिल की थी, हाँ, वो गुलाब सिंह को उन्होंने बेची दी 75 लाख रुपए में इंसानों के साथ। जैसे इमेजिन हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको बेचा गया था 75 लाख रुपए में। यहाँ पर एक मरले से भी ज़्यादा कम की ज़मीन जो है आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा बिकती है सर। इमेजिन पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख और बल्तिस्तान ये सारा इलाका गुलाब सिंह को बेच दिया गया और ये इसका पूरा जो है कंट्रोलर बन जाता है। और इन दिस वे द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व फॉर्मड। और हु इज़ द फाउंडर, गुलाब सिंह। और इसको आप याद रखेंगे। अगर हम डोगरा रूल की अगर हम बात करें, लेट अस टेक ए लुक ओवर द डोगरा रूल। गुलाब सिंह जो ही एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, महाराजा बन जाता है, इसने बहुत सारे स्टेप्स और रिफॉर्मेशंस के बारे में सोच लिया, लेकिन वो हार्डली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो अपने दौर में जो है पावर रेस्टोरेशन के और कुछ रिवोल्ट्स वगैरह उनको सप्रेस करने में लगा है। ट्राइबल चीफ्स का कुछ चंकर था पहाड़ी इलाकों में, इन सब को वो इन सब ही चीज़ों में वो फंस गया, जिसकी वजह से ही हार्डली ब्रिंग एनी मेजर चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। बट जागीरदारी सिस्टम उसने रीऑर्गेनाइज किया। जागीरदारी सिस्टम, जागीर देना, बड़े बड़े इलाके देना किसी अपने लॉयल को, इस तरह से। और रेगुलराइज्ड शाली सिस्टम, जो कि मोनोपोली थी मनी लैंडर्स की, उन्होंने शाली सिस्टम को एक अपना कंट्रोल बना के रखा था, उसको रेगुलराइज किया। शाली सिस्टम को इसने जो है पूरी तरह से चेंज कर दिया उस सिस्टम को। और इसके बाद इसका सक्सेसर आ जाता है कौन, शाबाश, महाराजा रणबीर सिंह, जो 1856 से लेके 85 तक जो था वो महाराजा रहता है जम्मू एंड कश्मीर का। इसके बारे में ये कहा जाता है ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रोग्रेसिव राजा महाराजा माना जाता है। इसका दौर जो था वो पीसफुल था, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी तरह से इसने कंट्रोल करके रखा था। अगर हम इस महाराजा की हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके दौर में ज़बरदस्त कोशिशें की गई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से कि वो अपना रेजिडेंट ऑफिसर यहाँ पर रखें कोर्ट में, गुलाब सिंह के कोर्ट में, रणबीर सिंह के कोर्ट में, ताकि एक्टिविटीज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए। लेकिन रणबीर सिंह ने उसको इनकार कर दिया। एट द सेम टाइम व्हेन वी लुक एट द मेंटालिटी ऑफ दिस रणबीर सिंह, ये बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था। इसने सिविल और क्रिमिनल कोड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए ताकि जो मैटर्स हैं, सिविल और क्रिमिनल जो मैटर्स हैं, उनको उनके साथ डील किया जाए, कानून बनाया जाए। तो इसने कानून बनाया, उसको रणबीर पेनल कोड के नाम से जाना जाता है। और मैकेली कोड जो था ये उसको पर बेस्ड था, इसने उसको पढ़ा था और अल्टीमेटली ही रणबीर पेनल को थोड़ी सी चेंजेस लाएगी। इसके अलावा इसने कुछ फतूहात भी की, कुछ इलाके भी, ट्रांस हिमालयन रीजन जो हिमालयस के पीछे वाले इलाके हैं, हांजा नागर और गिलगित जैसे इलाके, ऑल दीज रीजन्स वेयर केम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस रणबीर सिंह इन द डोगरा दिस टेरिटरी आ जाते हैं। इसके अलावा इसका दौर इसलिए भी माना जाता है कि इसने पोस्टल सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज भी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लगवाई। और आप ये सुनकर बड़ा हैरान हो जाएंगे कि 1877 में इसने ये पोस्टल और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट जो हैं, पहाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गिलगित है या ये जो है अस्करदू इलाका जो है, इसके यहाँ तक जो है इन्होंने जो है ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पहुँचाएँ। ठीक है सर। इसके बाद ये मर जाता है 1885 में। और
इसका बेटा जो है प्रताप सिंह जो है इसका सक्सेसर बन जाता है। इसके सक्सेसर बनते ही इसने कुछ पॉलिटिकल, एजुकेशनल, कुछ और बहुत सारी चीज़ें लाने की शुरुआत कर दी। लेकिन प्रताप सिंह का ही दौर था जब ब्रिटिशर्स इस मामले में कामयाब हो जाते हैं कि वो अपना रेजिडेंट 1885 में डोगरा कोर्ट में लाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो नज़र थी ब्रिटिशर्स के कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के इस पॉलिटिकल मैटर्स में घुसने की, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से ब्रिटिशर्स अपने कदम यहाँ पर जमा लेते हैं और आगे जाके ब्रिटिशर्स 1889 में, क्योंकि 1885 में इसका रेजिडेंट यहाँ पर आ जाता है, 1889 में इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है प्रताप सिंह के ऊपर बहुत सारे काम करने के बावजूद भी कि आप इनकम्पिटेंट हैं, कि आप सही तरीके से कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलाते हैं, सो यू आर नॉट सपोज टू बी द महाराजा या रियल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको बेदखल किया जाता है इसकी ड्यूटी से, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से, और ब्रिटिशर्स यहाँ पर स्टेट काउंसिल बना देते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी जाती है कि यू विल नाउ टेक केयर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज फार एज द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स आर कंसर्न्ड, एंड ऑल द मेंबर्स व्हिच वर देयर इन द स्टेट काउंसिल वर हेडेड बाय यस रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट के अंडर वो काम करती थी। अगर हम देखें इसके बाद 1924 में 1925 मर जाता है और उसके बाद उसका भतीजा हरी सिंह तख्त पर बैठ जाता है। ये इसके बड़े बेटे, थर्ड बड़े बेटे, ब्रदर का बेटा था जिसका नाम था अमर सिंह। ये अमर सिंह, हरी सिंह जो था वो अमर सिंह का बेटा था, क्योंकि प्रताप सिंह का कोई अपना बेटा नहीं था। और इसको अपॉइंट किया जाता है कमांडर इन चीफ, हरी सिंह को कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया जाता है स्टेट काउंसिल जो बनाई गई थी ना, शाबाश शाबाश, स्टेट काउंसिल का इनको जो है कमांडर इन चीफ बनाया जाता है। हरी सिंह ने जो पॉलिसी इख्तियार की अपने दौर में कश्मीर जेएंडके के स्टेट को चलाने के हवाले से, वो बिल्कुल डिफरेंट थी डोगरा रूल्स के कंपैरिजन में। ये लिबरल टाइप का बंदा था, ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, या अपने सब्जेक्ट्स को या चाहता था कि ही वाज वेरी मच कीनली इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द लाइव्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। वो चाहता था कि उसकी रिगाया बदले, हर किसी एंगल में बदले। एट द सेम टाइम ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन असर्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ द रेजिडेंट। वो चाहता था कि मैं इस ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथों से निकल जाऊं और फॉर री एस्टैब्लिशिंग द स्टेट अथॉरिटी, और मैं री एस्टैब्लिश करूं स्टेट अथॉरिटी को, ये इसके ख्वाब थे। डोगरा रूल और एजुकेशन की अगर हम बात करें, रणबीर सिंह जो मैंने पहले ही कहा था वो वेल वर्सड जो है पर्शियन स्कॉलर माना जाता है, बहुत ही अच्छा स्कॉलर था, एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग द रिलीजियस एजुकेशन वो स्प्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। दैट्स वाई उसने पर्शियन, अरबिक और संस्कृत या क्लासिकल लैंग्वेजेस को या उनके इंस्टीट्यूशंस को बनाने की उसने इजाज़त दे दी थी। रघुनाथ टेम्पल पाठशाला बनाया गया। इसके अलावा एक लाइब्रेरी महाविद्यालय बनाई, एस्टैब्लिश की गई थी। इसके अलावा डोगरा कोड जो था वो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेज से भरा पड़ा हुआ था। और ये भी आपको बताता चलूँ, इट वाज द रीजन ऑफ दिस महाराजा रणबीर सिंह, जबकि यहाँ पर पहला प्रिंटिंग प्रेस कश्मीर में बनवाया गया था परहैप्स 1882 में, 1882 में यहाँ पर रणबीर प्रेस एस्टैब्लिश किया गया था। रणबीर सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन फॉर ऑल क्लासेस इरेस्पेक्ट ऑफ कलर एंड क्रीड का जो कंसेप्ट है वो भी जेएंडके स्टेट में रणबीर सिंह ने ही लाया था। और इसके बाद जब हम बात करेंगे इसके बाद आने वाले महाराजा के प्रताप सिंह की, इसने बहुत सारी कोशिश की ताकि जेएंडके स्टेट में वेस्टर्न एजुकेशन लाई जाए, और इसने एक स्कूल बनाया था रणबीर सिंह हाई स्कूल जो कि वेस्टर्न एजुकेशन पे बेस्ड था, वो इसने एस्टैब्लिश करवाया जम्मू में 1885 में। श्री प्रताप कॉलेज ये भी मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर बेस्ड था, श्रीनगर में 1905 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। अब उन दिनों यहाँ पर जो प्रिंस वेल्स जो था वो उसने विज़िट किया था जम्मू एंड कश्मीर को, इंग्लैंड का था। अब उसके विज़िट के ऊपर इसने कॉलेज यहाँ पर बनवाया था जिसका नाम था प्रिंस वेल्स कॉलेज उसको कहा गया था, जो आज गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो एस्टैब्लिश करवाया गया 1906 में। इसके अलावा एजुकेशन जो है एग्रीकल्चर के हवाले से या टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़रूरी थी। फॉर दैट वेरी थिंग ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ प्रताप सिंह जो है इन्होंने एक कॉलेज बनवाया, अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है वो बनवाया 1923 में, ताकि एजुकेशन जो है एग्रीकल्चर्स के लिए, आर्टिजन्स के लिए वो उनमें प्रोवाइड की जाए। और ये सारी एजुकेशन जो है इसके हिसाब से इरेस्पेक्ट ऑफ किसी कलर, क्रीड, रिलीजन को बेस बना के नहीं दी जाए, और कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल क्लासेस
ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अगर हम हरी सिंह की बात करें, उन्होंने अलग अलग कॉलेजेस बनवाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए और हज़ारों की तादाद में जो है उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स भी अलग अलग जगहों पे खोले। फीमेल्स की अगर हम बात करें और डोगरा रूल की बात करें, बाकी स्टेट्स की ही तरह जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी फीमेल्स एजुकेशन में पीछे थी और इन चीज़ों को देखते हुए कुछ एफर्ट्स उठाए गए, जैसे गुरमत कन्या पाठशाला जो है वो फर्स्ट गर्ल्स कॉलेज स्कूल जो है वो जम्मू में खोला गया। अच्छा, महारानी तारा देवी महिला कॉलेज जो अभी हम गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स के नाम से जम्मू में देखते हैं वो बनाया गया। इसके अलावा महिला एजुकेशन सोसाइटीज़ भी वजूद में आई जून 1944 में, जो महाराजा हरी सिंह के दौर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स, मिशनरी स्कूल्स, वोकेशनल एजुकेशन भी वुमेन्स के हवाले से लाई गई और इस तरह से धीरे धीरे करके फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या बाकी सारी टेक्निकल एजुकेशंस भी इस डोगरा रूल की ही मदद से वजूद में आ जाती हैं। अगर हम देखें 19th सेंचुरी में, अगर हम देखें देयर वेर सम सोशल इवल्स, डोमिनेंट सोशल लेवल्स जो हो रही थी, इनह्यूमन सोशल प्रैक्टिसेस लाइक सती, ये डोमिनेंट थी J&K स्टेट में। चाइल्ड मैरिज भी कॉमन थी, प्रोहिबिशन ऑफ विडोज रीमैरिज, पति मर गए फिर औरत शादी नहीं कर सकती थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये बहुत प्रॉब्लम थी। दीज वर प्रेवलेंट डोमिनेंट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और फीमेल को क्या कहा जाता था, इनको इन्फीरियर समझा जाता था, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी सोसाइटी में। और इस सब का जो रूट काज था पूरी तरह से, वो रूट का जो था अगेंस्ट दी वुमेन्स एंड ऑल दैट, इट वाज एजुकेशनल बैकवर्डनेस। क्योंकि जब एक इंसान पढ़ा लिखा होता है वो अच्छी तरह से समझता है कि उस सोसाइटी में जिसमें वो रह रहे हैं उसमें वुमेन्स की क्या हैसियत है। अनपढ़ कैसे समझ सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर एन इलिटरेट पर्सन टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी। ये तो पढ़ा लिखा ही समझ सकता है। अभी दूसरी बात है, मॉडर्न दौर में हम इतने गए गुजरे हैं कि हम पढ़ लिखने के बावजूद भी अपने सोसाइटी में जो है वुमेन्स को उतना स्टेटस नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि महाराजा हरी सिंह ने कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स उठाए इन वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के हवाले से, कुछ मेजर्स उठाए, इरेडिकेट किया इन सोशल इवल्स को, इन प्रैक्टिस को एलिमिनेट किया और पोजीशन ऑफ वुमेन जो है वो उसने किसी हद तक जो है अपलिफ्ट कर ली। लेकिन ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग एजुकेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, एजुकेशन की और इनकी वुमेन्स की, और उनको किस तरह से अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई थी। अगर हम देखिए, दंत देवी मेमोरियल ट्रस्ट बनवाया गया था। इसका मकसद यही था कि फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए गर्ल्स को। इसी दंत देवी मेमोरियल ट्रस्ट का एक हिस्सा था जिसको दंत देवी कन्या फंड कहा जाता था। इसका मकसद ये था कि वो गर्ल चाइल्ड्स जो शादी के लायक हो जाती हैं और जिनको पैसे फराहम नहीं होते हैं, जो इतने उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ मैरिज। दिस वाज द मोटिव ऑफ दंत देवी कन्या फंड विच वाज अंडर द दंत देवी मेमोरियल ट्रस्ट। इसके अलावा 1928 में महाराजा हरी सिंह का दौर है, यहाँ पर जो है चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट लाया गया था, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन जिसको कहा जाता है। इसके तहत 18 साल से कम एज के बच्चे को शादी करनी नहीं दी जाएगी। विडोज रीमैरिज एक्ट 1931 में लाया गया। इसका मकसद ये था कि विडोज जो होती हैं उनको रीमैरिज अपनी मर्जी से, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारें, वो हक इनको इस 1931 विडोज रीमैरिज एक्ट में दिया गया था। अब इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी सोसाइटी की जहाँ पर 2 मेल और फीमेल रहा करते थे, लेकिन विडोज जो थी या जो फीमेल्स थी, इनका कोई वजूद ही नहीं था, इनका कोई स्टेटस ही नहीं था। तो इन चीज़ों को देखा गया, इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या पूरी तरह से वो कामयाब हो जाते थे, ये अलग चीज़ है। तो ये दिस वाज द पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस वेरी टॉपिक। ये लेसन का पहला पार्ट था और दूसरे पार्ट में हम आपसे फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।